जय बजरंगबली बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। और आज के लाइव क्लास में हम सभी विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे हिंदी चैप्टर 2 बीस के दांत। हिंदी चैप्टर 2 बीस के दांत, ठीक है ना। क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 2 बीस के दांत, जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। आज के इस क्लास में हम आप सभी को नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट को पहले बताएंगे, फिर पूरी कहानी को बढ़िया से पढ़ के आप सभी को समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। चलिए कमेंट में जय बजरंगबली लिखिए, जय बजरंगबली कमेंट में कीजिए बच्चों। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, तब तो क्लास शुरू किया जाएगा बढ़िया से। चलिए बच्चे तो जुड़ गए हैं, अच्छा खासा बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। हाय हेलो। तो आज का जो बाबू हमारा टॉपिक है क्या, विष के दांत। क्या है, विष के दांत। क्या है बच्चों, विष के दांत। सभी को आवाज क्लियर जा रही है ना, सभी को मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना। हाय ज्योति, हाय बहन। चलिए हिंदी अध्याय 2, अध्याय 2 क्या है बच्चा, विष के दांत। क्या है, विष के दांत। विष के दांत क्या कहानी है बुआ, विष के दांत, ठीक है ना।
20 के दांत जिसके राइटर कौन है, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत का जिसके लेखक कौन है बुआ, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा। आज पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी क्लास 10 बिहार बोर्ड 2025-26। जो बच्चे क्लास 10th में पहुंच गए हैं और जिनका एग्जाम 2026 में होगा, जिनका एग्जाम कब होगा बच्चों, 2026 में होगा, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और अभी तक लगता है कि नहीं है ये ना जी, अभी तक और भी बच्चे नहीं आए, जल्द से जल्द आ जाइए। जो क्लास 10th के जो न्यू स्टूडेंट है वो भी नहीं आया है। प्लस आज तो 60 GB लगता नहीं आए हैं। चलिए तो ऐसा लाइट का प्रॉब्लम है, हम उसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब क्लियर दिखेगा, बोर्ड नहीं चमकेगा और बढ़िया से दिख रहा है। अब बढ़िया से दिख रहा है ना। चलिए तो पहले बच्चों इस चैप्टर का महत्वपूर्ण लेखक जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का। आप लोग का कमेंट आना चाहिए, मात्र 2 ही बच्चे आए हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए, शीर्षक 20 के दांत जिसके लेखक कौन हुआ, नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत शीर्षक है जिसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। उनका जो जन्म हुआ था नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म वो हुआ था 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916, ठीक है। 18 फरवरी 1916 और मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। हेलो तनिषा कुमारी, हेलो तनिषा कुमारी, हेलो अंकुश राज आज आ ही गया क्लास। चलो पढ़ लो बाबा तुम भी। अरे उसको शबनम के बोलो पढ़ने के लिए, शबनम के बोलो पढ़ने के लिए। सन्नी कुमार भी आएंगे। चलिए सभी आ गया। तो सबसे पहले वो हम लोग लेखक का परिचय देख लेते हैं। बीस के दांत पाठ के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को, ठीक है ना। जन्म हुआ पटना के बदर घाट में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था पटना के बदर घाट। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बच्चा, पटना के बदर घाट में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदर घाट में जन्म हुआ था। आज हम उस वाले रूम में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो रोड के किनारे है और वहाँ पे बगल में जो शादी हो रहा तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आज आप सभी को वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा सब नाम है, हाँ चलिए बहुत अच्छा, गुड।
इनकी प्रमुख रचना बहुआ है, इनका कुछ प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना जो क्या क्या है, एक है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण प्रमुख रचना कौन सा हुआ? दृष्टिकोण है। और क्या है? साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन। साहित्य का इतिहास, दर्शन। साहित्य का इतिहास, दर्शन। ठीक है। प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचना। प्रेमचंद आलोचना एवं क्या है बच्चों? साहित्य तत्व। साहित्य तत्व, साहित्य तत्व। ठीक है। साहित्य तत्व कहाँ से आज अभी तक खत्म हुआ? डेली रात के लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा काम होना चाहिए कि किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। चलिए, साहित्य तत्व इत्यादि इत्यादि। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया। यह कहानी जो 20 के दांत है ना वो है। यह कहानी 20 के दांत एवं यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। यह कहानी 20 के दांत एवं अन्य कहानियां ग्रंथ से लिया गया है। अन्य कहानियां ग्रंथ से लिया गया है। आप लोग कुछ मैसेजेस कर देते हैं और मैं देखता भी नहीं हूँ, आप लोग डिलीट कर देते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। बोलिए, मानते हैं कि नहीं गलत बात है? ओ मेरे बच्चों, तेरा मैसेज डिलीट करना गलत बात है, समझे? कहानी की प्रमुख बात है। कहानी की प्रमुख बात है। चलिए अब हम कहानी की प्रमुख बातें देख लेते हैं। क्या क्या कहानी की प्रमुख बातें है? कहानी की प्रमुख बात है तो कहानी की प्रमुख बात है वो है सेन साहब की 5 पुत्री है जिनका नाम, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है, जो मुख्य पात्र है, दी कहाँ आई है? नहीं आई, कहाँ है अभी तक? उसी का तो सब वेट करता है ना। सेन साहब की 5 पुत्री, इस कहानी में सेन साहब की 5 पुत्री है जिनका नाम को क्या है? जिनका नाम है वो है सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती। सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती। ठीक है, एवं आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती। ठीक है ना? सीमा, रजनी, आलो,
आलो शेफाली एवं आरती। सीमा, रजनी, आलो शेफाली एवं आरती। ठीक है। दूसरी ओर देखते हैं क्या होता है। और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम खोखा, एवं एक पुत्र भी है जिसका नाम है कासू। एक पुत्र है जिनका नाम है कासू। कासू को ही खोखा कहा जाता है। ठीक है ना, खोखा उसी को कहा गया है, कासू को ही। खोखा कहानी में हम लोग पढ़ेंगे मदन लट्टू का खेल खेल रहा था। उस समय उसका झगड़ा कासू से होता है तो वह दो दांत कासू का तोड़ देता है। आज ये बुला लीजिए। ये हम लोग देखेंगे कासू जो होता है, कासू सेन साहब के बुढ़ापे, कासू सेन साहब के बुढ़ापे का तारा होता है। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का तारा था। ठीक है ना। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का तारा था। आवाज क्लियर जा रही है? कमेंट कीजिए, आवाज क्लियर है बच्चों? सेन साहब के धर्म पत्नी ने कहा ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। महल झोपड़ी वालों के लड़ाई में महल वाले ही जीतते हैं। महल वाले ही जीतते हैं। महल झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले ही जीतते हैं। यह कहानी महल एवं झोपड़ी वाले की बीच की है। यह कहानी महल और झोपड़ी वाले के बीच की है। घर के सभी मामलों में कासू अपवाद था। चलिए तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस कहानी को बिल्कुल बढ़िया तरीका से, और पूरी स्टोरी के माध्यम से आप सभी हिंदी चैप्टर 2 जो भिस की दांत है उस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न को समझ जाइएगा। आपको फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा कि कहीं से ढूंढ के या कहीं से सर्च करके लिखे। बस आज के वीडियो आप लोग देखते रहिए, आज का क्लास करते रहिए और हमसे पढ़ते रहिए, जो समझाते उसको समझते रहिए। ठीक है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है?
क्या सभी विद्यार्थी के पास मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? जल्दी बताइए। आवाज क्लियर जा रही है बच्चों? हेलो, सबको आवाज मेरी क्लियर जा रही है? चलिए, कि कब आएगा, कि कब आएगी, जिसका इंतजार कर रहे हैं कब से आज के इस लाइव क्लास में। चलिए, सभी बच्चे आ गए तो शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास। क्लास तो शुरू हो ही गया है। चलिए अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट को समझना। समझ गए ना? तो बच्चों, कहानी है क्या, सुनिएगा। आज की कहानी कुछ समझिएगा और शेख सर की जुबानी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बच्चों वर्ग 10 बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का कहानी है 20 के दांत। हिंदी अध्याय 2 20 के दांत। तो देखिए 20 के दांत, कहानी से ही पता चल रहा होगा कि 20 के दांत यानी जहर वाला दांत। कहने का मतलब कि अच्छाई और बुराई के साथ क्या होगा, संघर्ष होगा। इस कहानी के माध्यम में, इस कहानी में तो हम लोग समझेंगे। चलिए समझिए बच्चों, कहानी क्या, 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत एक कहानी है हिंदी चैप्टर 2 का, जिसका लेखक कौन है बुआ? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको हम सभी देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हाँ, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है? लेखक 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था बच्चों? 18 फरवरी 1916 को। ठीक है? और याद रखिएगा, वही जब मृत्यु की बात है तो इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गया। ठीक है, हो गया था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। वही जब मृत्यु की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। ठीक है बच्चों, 12 सितंबर 1961 को। हाँ, और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बदर घाट में जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में हुआ था, याद रखिएगा। और इनकी बहुत सारे मुख्य प्रमुख रचना के था। कौन कौन? दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, प्रेमचंद, आलोचना एवं साहित्य तत्व। ये सब जो है प्रमुख रचना है। किनकी प्रमुख रचना है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचना है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचना है, याद रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचना है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, प्रेमचंद, आलोचना एवं साहित्य तत्व। ठीक, आलोचना एवं साहित्य तत्व। वही बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, यह जो कहानी 20 के दांत है यह अन्य कहानियां ग्रंथ से लिया गया। 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कहानी संग्रह एवं अन्य कहानी संग्रह से लिया गया। ठीक है, पूछे सर जी एक बात। चलिए पूछिए, क्या पूछना है, क्या आपसे पूछना है? हम तो मैसेज पढ़े भी नहीं, आप लोग क्या क्या कर दिए। देखिए अभी पढ़ाने दीजिए, क्योंकि जब एक शख्स आ जाएंगे तो उस समय से तो गप स्टार्ट हो ही जाता है, आप सभी को पता ही है। इसलिए अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी पढ़ लीजिए। जब तक वो शख्स नहीं आता तो पढ़िए, वो आएंगे तो गप्पा सरका होगा शुरू। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? क्या है सबसे बड़ा?
चलिए ध्यान दीजिए, यह कहानी विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी एवं अन्य कहानियां ग्रंथ से लिया गया। विष के दांत कहानी कहां से लिया गया? विष के दांत कहानी एवं अन्य कहानियां ग्रंथ से लिया गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहानी के मुख्य बात है सेन साहब, इस कहानी में सेन साहब की 5 गो लड़कियां होती है, रजनी, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली एवं आर्थ, और उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम क्या है? कासू है। उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? कासू है। मदन, इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो इस कहानी का हीरो रहता है, हर एक कहानी का हीरो रहता है जिसे हम लोग कहते हैं हीरो। मदन लट्टू का खेल खेल रहा था, उस समय उसका झगड़ा किससे हो जाता है? कासू से हो जाता है। तो वह कासू को मार के 2 दांत खसका देता है। क्यों लड़ाई होता है? किस वजह से लड़ाई होता है? समझ गए ना? तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। फिर कासू सेन साहब के बुढ़ापे का तारा था। कासू जो है सेन साहब के बुढ़ापे का तारा, आंखों का प्यारा, समझिए ना, बहुत ही प्यारा था। क्योंकि कासू का जन्म बुढ़ापे के अंतिम कगार पर हुआ था, जब उम्मीद नहीं था ना तब उसका जन्म हो गया था। सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा मदन के संदर्भ में, मदन के विषय में क्या कहती है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल के चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। 10th वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो नहीं है तो क्या करे, पढ़ा रहा है। बस बजरंगबली का आशीर्वाद सर पे बना रहे। आज बच्चे नहीं हैं, कल बच्चे आएंगे, परसों बच्चे आएंगे, एक दिन ऐसा इतना बच्चे हो जाएंगे मेरे पास बजरंगबली के आशीर्वाद से कि मैं सारा काम छोड़ के 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा सिर्फ लाइव क्लास से लेता रहा हूँ। अपने बच्चों का प्यार बस मिलता रहना चाहिए। ठीक है। महल, और देखिए बाबा, सेन साहब की जो धर्म पत्नी है वो क्या करती है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। समझ गए? फिर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जब हम इस कहानी को पढ़ लेंगे ना बच्चों, तब हमको पता चलेगा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महल वाले ही जीतते हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि झोपड़ी वाले महल वाले की हेल्प करते हैं, इसलिए महल वाले जीतते हैं। समझ गया ना? इसलिए महल वाले जीतते हैं। चलिए हम पढ़ा रहे हैं, जो 10th के होंगे वे बच्चे पढ़ेंगे। समझिए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे 10th के होंगे पढ़ेंगे, बाकी आप लोग अपना बकवास कंटिन्यू रखिए। बस आ जाएंगे वो तो बता दीजिएगा, तो मैं भी बकवास स्टार्ट कर दूंगा। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। यह कहानी महल झोपड़ी वालों के बीच की है। बीच के दांत जो कहानी है बच्चों, महल और झोपड़ी वालों के बीच की कहानी है। घर के सभी मामलों में कासू अपवाद रहता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कासू घर के सभी मामलों में अपवाद मतलब अपरिचित रहता है, उसको पता नहीं कि ये काम कैसे होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब थोड़ा सा मैं अपने बालों को सहला लेता हूँ और अब बच्चों को बढ़िया से दम पढ़ाता हूँ, एक कहानी को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी हम अपने जुबानी। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, इस मुलाकात आज के बाद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। चलिए, जब जब देखो तुमको देखो यूं बस जाए आंखों में, यूं बस जाए आंखों में। तो बच्चों उसी तरह से जो मैं कहानी पढ़ाऊंगा, इस कहानी को समझाऊंगा, बस अपने दिलों और दिमागों में बस बसा लीजिएगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए, ताकि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम हो और इस चैप्टर से संबंधित जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए उसका जवाब आप लोग बिल्कुल आसानी से बताकर चले आए, बनाकर चले आए, OMR में रख कर चले आए। ठीक है,
हाँ, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, जो नलिन विलोचन शर्मा है, विश्व के दान जो कहानी है उसके लेखक है। उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में वे जन्मना भोजपुरी भाषित है। जो नलिन विलोचन शर्मा जो है बाबू, वो जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। पंडित विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के बड़े पुत्र कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। माता का नाम रत्नावती था। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था बच्चों? रामावतार शर्मा। और माता का नाम क्या था बच्चों? रत्नावती शर्मा। बच्चों, मेरी आवाज आप सभी के पास जा रही है? कमेंट कीजिए, तो थोड़ा कमेंट कीजिए, आवाज क्लियर जा रही है ना? क्योंकि गाना जो है स्टॉप हो गया। आवाज दो मुझे, मैं सुन रहा तुझे। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, कैसे हो? मेडिकल पर आवाज नहीं आ रहा है? सब आवाज आ रहा है। झूठ काला बोलते हैं। हम सुन लिए। चलिए, तो बउआ, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा एवं मां का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित के साथ उनके आवाज आ रहा है कि नहीं जा रहा है? आवाज नहीं जा रहा है? वाह, अच्छा ये बताइए कि अगर आवाज नहीं जा रहा तो आप लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रहा है? आप सुने तब तो। बहुत चालाक है आप लोग, बहुत चालाक है। आपसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। याद रखिएगा कि आप जिस कोचिंग से पढ़कर 10th का एग्जाम दिए ना, उस कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक मैं था, समझ गए ना? इसलिए डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुए थे। नलिन विलोचन शर्मा जी का स्कूल का पढ़ाई कहाँ से हुआ था? वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुए थे। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। और एमए कहाँ से किया था? पटना यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। प्राध्यापक के तौर पे काम किए थे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे। मतलब मृत्यु तक इस पद पे बने रहे थे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। आलोचनात्मक ग्रंथ में विश्व के दांत और शहद, असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां संग्रह, केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह। और देखिए, ये कुछ काव्य संग्रह भी लिखे थे। किसके साथ? हुआ केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह की रचना किए थे। कौन कौन? नकेन के प्रबंध, सरल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। बताने का कोशिश कीजिए, काला बताएं। जब होगा तो पता चल जाएगा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियां में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए।
आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठित हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों में नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। ओके, यह कहानी विष के दांत, यह जो कहानी है विष के दांत, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। यह जो कहानी इसमें हम लोग मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती हुई है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ में वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय थी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह के थोपी गए बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। ठीक है, उभारते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण वानगी पेश करते हैं। चलिए, लेखक के बारे में बढ़िया से आपको पढ़ना है बउआ, तो ऑफलाइन नहीं बताएंगे सर, सुजाता जब होगा तब जाना। ओके शादी क्या क्या बकवास कर रही है ये लोग लाइव क्लास में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ना लिखना सारे बास, बकवास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ तो बच्चों, ये कहानी को आप लोग समझिएगा। विष के दांत जो कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब है, उनका एक क्या है, नया मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसात में खड़ा है। काली चमकते हुए स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए। चमक ऐसा कि अपना मुंह देख लो। काली चमकती धमकती एक उनका कार था जो कि बरसाती में बंगले के बाहर बरसाती में खड़ी थी। काली रंग की कार बहुत ही सुंदर चमकती हुई। सेन साहब को इस कार पर नाज है, और सेन साहब का क्यों ना, नाज तो होना चाहिए। काली चमकदार कार रहेगा, किसको नहीं नाज होगा। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। सेन साहब का जो कार है बाबा, उसका कीमत कितना है, 7,500। बहुत ही बढ़िया गाड़ी था और बिल्कुल नया मॉडल है, समझ गए ना। काला रंग, चमक ऐसी कि अपने मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोपर की सामत है समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। तो हमने क्या पढ़ा, सेन साहब की एक कार है जिसकी कीमत है 7,500। कार बिल्कुल चमकती धमकती काली रंग की कार, बिल्कुल नया मॉडल लिए थे, स्ट्रीमल उसमें लगा हुआ रहता है, बिल्कुल ही क्या है, नया मॉडल। 7,500 में लेते हैं। स्ट्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए, उस टाइप का उनका कार था, समझ गए ना, जिसका कीमत था 7,500। और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, सेन साहब अपनी धर्म पत्नी को यह कार सौंपते हैं कि देखो पत्नी, मेरा जो कार है उस कार के इर्द गिर्द जो खोखा खोखी यानी कि उनका जो बच्चे थे वो भटकने ना पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरे, और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त। सेन साहब की 5 लड़के, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, और क्या था बुआ, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती। 5 लड़कियां तहजीब और तमीज के मतलब व्यवहारशील थी, कुशल थे, जीती जागती मूर्त। मिस्टर और मिसेस सेन को उन्हें क्या करना चाहिए ये तो नहीं सिखाए, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए ये उनको सिखाते थे। लड़कियां क्या थे, कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व था। सेन साहब के बच्चे एक कठपुतली थे और इस बात का उनको बहुत ही गर्व था।
वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि खेलना शाम के वक्त उनकी सेहत के लिए बढ़िया फायदेमंद होगा, समझिए ना। तो इससे पता चल रहा है कि भेदभाव तो हो ही रहा था। जो उनकी बच्ची है, पांचों लड़कियां बहुत ही सुशील और बहुत ही सुंदर व्यवहार के, ठीक है ना। और वे अपने पांचों लड़कियों को खेलने के लिए बताते थे, लेकिन सिर्फ शाम में। क्यों? क्योंकि शाम में खेलने से उसका सेहत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकते थे कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकाली मारते हुए किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रफ्त के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां, अरे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहां तक सेन की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोका भी तो था, खोका जो कि एक छोटा सा बालक है। खोका नाउम्मीद बुढ़ापे के अंतिम का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बुढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोका का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह क्या था, घर के नियमों में अपवाद था। अब देखिए कहानी को समझिए बुआ विस्तार पूर्वक। अब इस चैनल पे लाइव क्लास कहानी सुना के बंद करेंगे और फिर वो वाला चैनल पे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये कहानी जो है बीच के रात कहानी, एक सेन साहब रहते हैं। सेन साहब की एक कार रहती है जिसकी कीमत कितना रहता है, 7,500 काली चमकती धमकती कार। और वे कार की निगरानी के लिए अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं कि देखिए पत्नी जी, मेरी धर्म पत्नी जी, इस गाड़ी के आसपास खोखा खोखे नहीं भटकना चाहिए। सेन साहब की 5 बच्चियां और एक बच्चे थे। 5 बच्चियों का नाम रजनी, सीमा, आलो, सोपालियार थे और जो बेटा था उसका नाम कासू था। मोटर गाड़ी को तो बच्चियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बच्ची जो सेन साहब की थी, 5 लड़कियां, वे तहजीब और तमीज की जीती जाती मूर्ख थी। लेकिन खोखा भी तो था। खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन दंपति बुढ़ापे के अंतिम कगार पर था। किसी को भरोसा नहीं था कि इस उम्र में भी बच्चा जन्म ले सकता है, लेकिन ऐसे तो सेन साहब को उम्र हो गया था, लेकिन लग तो रहा कि अभी भी है उनमें शक्ति, क्योंकि बुढ़ारी में जब बाल बच्चा को जन्म दे रहा है तो कुछ तो पावर होगा, तभी तो, है ना। वैसे वही जब देखते हैं, एक बार उनका शोफर, उनका जो ड्राइवर आता है, गाड़ी को साफ कर रहा था, तभी सेन साहब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बालक उस ड्राइवर की ओर झपट्टा मार रहा है और उस बालक का हाथ उसकी बालक की माँ पकड़ी हुई है। सेन साहब जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ड्राइवर आता है सेन साहब के पास और ड्राइवर कहता है कि देखिए ना मालिक, ये जो बालक है आपका गाड़ी को छू दिया। मैंने कहा कि छूने से गाड़ी गंदा हो जाएगा, गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा, तो ये मान ही नहीं रहा है और उल्टा मुझ पे ही मारने के लिए दौड़ रहा है। वहीं सेन साहब को देखते हुए जो बालक सोफर पे झपट्टा मारा था, ड्राइवर पे झपट्टा मारा था मारने के लिए, उस बालक की माँ जो सेन साहब को देखते हुए अपना घूंघट ओढ़कर और फेस को नीचे करके चुप हो जाती है। चूंकि गलती तो ड्राइवर कराता है, क्योंकि ड्राइवर जो है उस बालक को धक्का भी दे देता है, सिर्फ छूने के लिए, छूता भी नहीं है, धक्का भी दे देता है। और धक्का देने से उसका जो पैर में चोट आ जाता है। पैर उसकी माँ अपने बेटे, देखिए वो जो लड़का रहता है, लड़का का नाम रहता है मदन, समझ गए ना, जो गाड़ी को छूने की कोशिश किया लेकिन ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया मदन को, और मदन का पैर छिला जाता है। उसकी माँ घुटना से खून पोंछती है और अपना लड़का को लेते चली जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि मदन के पिता का नाम है गिरधर, जो कि सेन साहब के किरानी के रूप में कार्य करता था और बगल वाले सेन साहब के आउट हाउस में रहता था अपने परिवार के साथ।
गिरधर को सेन साहब बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो गिरधर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बने। एक तो वो मेरे कार को छू रहा था, और जब ड्राइवर उसे मना कर रहा था तो वो ड्राइवर को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। चुपचाप गिरधर अपने मालिक सेन साहब की बातों को सुन रहा था। ऐसा सुन रहा था जैसे जज के सामने कोई कैदी कारागार में खड़ा है, मुड़ी नीचे करके, झुका के, गर्दन झुकाकर, इस तरह से वो सुन रहा था। करता भी क्या था, तो एक मामूली सा किरानी, बस बातों को सुनता गया। गिरधर अपने घर पे गया। घर पे जाकर वो अपने बच्चे को खूब पीटा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सेन साहब और उनकी पत्नी उठ गए। सेन साहब को तो बहुत मजा आ रहा था। उसकी पत्नी को मदन को जो मार लग रहा था, मदन जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी मार से तो उसकी सेन साहब की पत्नी को कोई भी मतलब परेशानी नहीं हो रहा था, जितना परेशानी सेन साहब की बक बक सुनकर हो रहा था। तभी वो गुस्से में कहती है, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे मावाली बनते हैं। वो ताना करते अपने पति को, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि धर्म पत्नी है और पति का इज्जत करती है, वो पति के सामने क्या बोलेगी, इसलिए वह भी गुस्से में कुछ नहीं बोल पाते और सारा गुस्सा मदन पे निकालते। उधर मदन अपने पिता से मार खा के फिर अगले दिन क्या होता है, सेन साहब के परम मित्र आते हैं, पत्रकार महोदय और भी सेन साहब के दोस्त आते हैं, फील्ड में बरामदा में बैठते हैं, मीटिंग होता है। मीटिंग के दौरान एक छोटा सा लड़का रहता है जो कि 3 या 4 साल का है। देखिए, कासू का उम्र 4 से 5 साल और मदन का उम्र रहता है 5 से 6 साल, याद रखिएगा। कासू का उम्र 4 से 5 साल और मदन का उम्र 5 से 6 साल। ठीक है बच्चों, तो सभी दोस्तों के आपस में बात हो रहा था। तभी किसी मित्र ने खोखा की तारीफ कर दी। खोखा कुछ ठोक पीट कर रहा था तो कोई मित्र उसका तारीफ कर दिया, थोड़ा सा तारीफ किया तो सॉरी देखिए, एक पत्रकार महोदय देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से समझाते हैं। सेन साहब अपने मित्रों के साथ बैठकर गप्पा सड़का कर रहे थे। उसी में से किसी मित्र ने कोई एक छोटा बालक पत्रकार महोदय का रहता है, उसका देखकर तारीफ कर देता है, आपका बच्चा तो काफी होनहार है। सेन साहब उनकी बातों को सुने, फिर अपने बेटे कासू का तारीफ करने लगे। बोले, मैं तो अपने बच्चे को बिजनेसमैन और इंजीनियर जरूर बनाऊंगा, और बनाने के लिए अभी से ही मैं अपने कासू का, सेन साहब कहते हैं अपने मित्रों से, मैं अपने कासू को अभी से ही औजारों से परिचित करवाता रहता हूँ। इसलिए ट्रेनिंग के लिए बढ़ई मिस्त्री को घर पे बुलाता हूँ, ताकि अभी से इसका ट्रेनिंग रहेगा तो बच्चे की उंगलियां औजार के प्रति आकर्षित होगी और मजबूत होगी। ठीक है, तभी पत्रकार महोदय कहते हैं, मैं तो अपने बच्चों को जो फील्ड में मतलब जो क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें जाने के लिए कहूंगा। तो इस बैंक पे सेन साहब एंड कर रह जाता है। वहीं जब दूसरे दिन देखते हैं तो गाड़ी पे किसी ने पथराव किया। जब सेन साहब जाते हैं तो देखते हैं तो गाड़ी का पीछे का जो शीशा है वो चकनाचूर हो गया। पता चलता है कि चूर कौन किया, कासू। तो सेन साहब कहते हैं, वाह, देखा मेरे बेटे ने ये जो लाइट को तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है ताकि वो जान पाए कि इसके अंदर है क्या, है ना इसमें इंजीनियर वाला बुद्धि। ये तो बात वही ना हो गया। एक बेचारा मदन था, गिरधर का बेटा, जो गाड़ी को छुआ तक नहीं, फिर भी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया, उसका घुटना में चोट आ गया, ब्लड निकल रहा तो उसकी मान लेकर चल गए। और दूसरी ओर जब उसका लड़का गाड़ी के शीशा फोड़ देता है तो कहता है कि मेरा बेटा देखिए इंजीनियर बनेगा, ये कैसा बात हो, ये तो सरासर अन्याय हुआ ना जी, ये तो सरासर अन्याय हुआ ना। फिर ड्राइवर आते हैं तो देखते हैं कि बगल वाले कार का हवा निकाल दिया। ये कर्मा किसका होगा, कासू का ही होगा। यानी वो कहते हैं कि देखिए, देख रहे हैं ना, अभी से ही ये बच्चा जो है काफी ट्रेनिंग ले रहा है, इसका अभी से थोड़ा सा इधर कुछ है,
अभी से ही इसका शौक है इंजीनियर बनने का। अपने बच्चे का वाहवाही करते हैं और दूसरे के बच्चे को चोरगुंडा मवाली बोलते हैं। तो बच्चों फिर क्या हुआ, एक दिन जब मदन गली के अपने आवारा दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था तो कासू किसी तरह से भटकते भटकते वहां पहुंच गया। कहा गया कि कासू का मन किया लट्टू खेलने का। कहने का मतलब मदन, कौवा और हंस, मदन और मदन के साथी में कौवा और कौवे की जमात में हंस जो है शामिल होने के लिए लग गया। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हंस कहने का मतलब कासू, राजघर वाले का लड़का कासू, और मदन कौवा और उसका साथी जमात, कौवा और उसके जमात में हंस जो है लट्टू खेलने के लिए लच गया। जाता है कासू मदन के पास, कहता है कि मैं भी लट्टू खेलूंगा पूरा आन बान शान में, जैसे कि मैं कोई राजा हूँ, मेरा रौब चलेगा सब पर। मदन कहता है मैं तुमको लट्टू नहीं खिलाऊंगा, जा तुम अपने महल में सो, महल में घूमो, खेलो, गाड़ी में बैठो, कार में। कासू कहा तुम मुझे नहीं खिलाओगे। और दोनों में फटाफटी, चारों सभी बच्चे अलग हो गए, दोनों का लड़ाई का मजा लेते गए। लड़ाई में 5 साल का नायक जो है मदन मारकर कासू के दोनों दांत तोड़ देता है। दोनों दांत तोड़ने के बाद कासू रोता है, मम्मी घर चल जाता है। मदन भी घर नहीं पहुंचता है। अब तो मदन डर गया। आज तो देखिए मार पिटाने से वो नहीं डरता था, उसका आदत हो गया था। लेकिन उसको डर तो इस बात का था कि आज जो मार हम खाएंगे अपने पिताजी से, वो उस दिन से मार का दुगना होगा। जब हम गाड़ी को छुए तक नहीं थे तब तो उतना मार खाए, आज तो मैंने 2 दांत ही तोड़ दिया। इस बात को उसको थोड़ा सा डर था, हालांकि मार खाने का तो उसका आदत ही हो गया था। उधर कासू अपने घर पे जाता है, पिताजी को कहता है कि मदन मार के 2 दांत तोड़ दिया। उसके पिताजी गुस्से में गिरधर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कल से काम पर मत आना। गिरधर घर जाता है, रात का समय हो गया। मदन चुपके से आता है, चोरी से आता है और कहाँ पे जाता है, किचन में जाता है, क्योंकि बेचारे सुबह से भूखा था। पहले तो सोचता है पहले भर पेट खा लो, फिर तो मार खाना ही है। किचन में जाता है, भर पेट दम कोच को खा लेता है, पेट दम भर लेता है। उसके बाद आता है, चुपके से अपने माता पिता के कमरे गेट पे जाता है और सुनता है कि क्या बात कर रहे हैं। बातें तो कुछ हो नहीं रही थी और उसके पिता गुस्से में नहीं थे। हाँ, गिरधर अपने पत्नी को जरूर बता रहा था, मालिक बोले हैं कल से काम पे नहीं आना और जो रूम है उसको खाली भी कर देना। फिर मदन चोरी से चुपके चुपके सोने के लिए जाता है तो एक लोटा से उसका पैर टकरा जाता है। आवाज सुनकर आंगन में आ जाते हैं माता पिता। मदन सीधा होकर पीठ घुमाकर मार खाने के लिए खड़ा हो जाता है। अब तो वो बेचारा समझ ही जाता है कि आज फिर मार लगेगा। उसके पिता आते हैं और मदन को पीटते नहीं है, गिरधर मदन को पीटते नहीं है और गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं शाबाश मेरे लाल, जो काम आज तक मैं नहीं कर पाया वो तुमने मिनटों में कर दिया, शाबाश, मुझे तुम पे गर्व है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि देखिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, लेकिन जब उस स्थिति में जो झोपड़ी वाले रहते हैं महल वाले की मदद करते हैं तो उनका जो मनोबल है और बढ़ जाता है और झोपड़ी वालों का मध्यम वर्गीय का मनोबल घट जाता है। ठीक है, यह कहानी जो है मध्यम वर्गीय को उजागर करती है। तो बच्चों यह कहानी होता है समाप्त, आज का क्लास होता है समाप्त। अगले जब हम आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। अभी हम लाइव क्लास लेते हैं अपना वो वाला चैनल पे, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, आइए वो वाला चैनल पे, सफलता का वन कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लास। ठीक है।